केकेआर टॉप पर पहुंच गई है और आरआर दूसरे नंबर पर है, सीएसके तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है एसआरएच, पांचवें नंबर पर है एलएसजी और छठवें नंबर पर है दिल्ली। इन छह टीमों में से अगर आप कहें तो दो मुझे ऐसा लगता है केकेआर और आरआर क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन बाकी की जो चार टीमें हैं वो दो स्लॉट के लिए लड़ रही हैं। ये कहानी हो गई छह टीमों की। बाकी की जो चार टीमें हैं उनके जो फैंस हैं वो पॉइंट्स टेबल को देखते हैं, दिन रात देखते हैं, समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो चार टीमें एमआई, आरसीबी, जीटी और पंजाब, ये चार टीमें क्या अभी भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती हैं? इसी पर आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि समीकरण क्या है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एमआई तो बाहर हो चुकी है, उसके कोई चांस नहीं है अब, लेकिन अभी आरसीबी, जीटी और पंजाब के चांस हैं। वो चांस कैसे हैं वो आज जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो पहला 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 सबसे बेसिक रूल है कि बचे हुए सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे, फिर मार्जिन से जीतने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। उसके बाद बाकी की टीमों की हार की दुआएं करनी होंगी। क्या समीकरण है उसी पर बात करेंगे। मेरे साथ अर्पित है। अर्पित, क्या मैं सही कह रहा हूँ? सीएसके सॉरी एमआई तो मेरे ख्याल से लगभग बाहर हो चुकी है अब इस टूर्नामेंट से। देखिए एमआई के साथ अगर बात करें तो मेरे हिसाब से जीटी भी और पंजाब किंग्स और साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो कि अभी परसों जीत के साथ सातवें स्थान पर आई है, शायद ये चारों टीमें ही बाहर हो गई हैं। और नहीं, जिस तरह शायद कल तो के सबको पता है, बट मैं आपसे समीकरण जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब अगर ये प्ले ऑफ में आएंगे तो कैसे आएंगे, मतलब क्या समीकरण बनना है, मुझे तो पता है, अब आप बताइए। देखिए समीकरणों की अगर बात करें तो इसमें कुछ दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला तो दूसरी, हम खुद भी जीते हैं, जैसे इन चारों टीमों की अगर बात करें या बात करें सेवंथ स्पॉट पर बैठी हुई आरसीबी की, तो इनके लिए ये भी एक समीकरण है कि ये खुद भी जीते अपने मैचेस, अच्छे मार्जिन से भी जीते, साथ साथ ये चाहेंगे कि दूसरी टीमें अपने सारे मैचेस हारे। जैसे हम बात करते हैं इनसे ऊपर जो टीमें बैठी हुई हैं, चले चेन्नई सुपर किंग्स हो गई या लखनऊ सुपर जायंट्स है, तो ये दोनों ऐसा टीमें है। हारे, साथ साथ दिल्ली अपने मैचेस हारे, तो आरसीबी के चांसेस बनते हैं। बाकी अगर सिनारियो में मुंबई है और पंजाब किंग्स है या गुजरात टाइटंस है, तो इनके लिए लगभग लगभग अब आईपीएल के प्लेऑफ के गेट्स लगभग लगभग बंद हो ही चुके हैं। कुछ भी मतलब किसी भी तरह कोई समीकरण शायद इनके लिए कोई काम नहीं आने वाले भी। नहीं, समीकरण आएंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी जीटी, पंजाब और आरसीबी, ये जो तीन टीमें हैं, इन तीनों टीमों के पास तीन तीन मुकाबले बचे हैं। ठीक है, इन तीन तीन मुकाबलों को अगर इन्होंने जीता तो इन सभी टीमों के आठ आठ पॉइंट हैं। अगर ये अपने तीनों मुकाबले जीतती हैं तो इन टीमों के 14 पॉइंट हो जाएंगे। 14 पॉइंट हो जाएंगे। 14 पॉइंट हो गए, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, नेट रन रेट बेहतर करेंगे। अब आते हैं उन दो स्पॉट पर जिन पे ये फिक्स हो सकते हैं जाके, क्योंकि आरआर और केकेआर ने तो स्लॉट बुक कर लिए हैं। वो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बट वो टॉप फोर में रहेंगे, अब ये कंफर्म हो गया है। एलएसजी की अगर आप बात करें, एसआरएच की बात करें, सीएसके की बात करें या डीसी की बात करें, इन टीमों के समीकरण अगर बिगड़ते हैं तो इन टीमों के जिनके मैंने नाम लिए हैं, जीटी पंजाब और आरसीबी, तो इनके समीकरण प्लेऑफ के बन सकते हैं। वो कैसे? देखिए सीएसके के अभी 11 मैच में 12 पॉइंट है। मान लीजिए सीएसके के बचे हुए 3 मैचों में से सीएसके सिर्फ एक जीतता है, अपने 2 मैच हार जाता है, तो सीएसके रुक जाएगा 14 पॉइंट पर। जी। उसी हिसाब से अगर आप एलएसजी की बात करेंगे तो उनकी भी कमोबेश यही स्थिति है। उनके भी 12 पॉइंट है, 3 मैच बचे हैं। मान लीजिए एलएसजी भी अपने 2 मैच हार जाता है और एक ही जीतता है, तब भी उनके 14 पॉइंट होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एलएसजी जिस हिसाब से खेल रहा है, ये तीनों मैच अपने अगर हार गए तो ये 12 पे ही बने रहेंगे, ये बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप डीसी की बात करोगे तो उनके साथ भी सिचुएशन है, उनके 3 ही मुकाबले बचे हैं और उनको तीनों ही जीतने पड़ेंगे तब वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और कहीं एक जीते और एक हारे, या एक जीते और दो हारे, तब भी उनके 14 पॉइंट रहेंगे। तो अभी 14 पॉइंट का सिनेरियो बन रहा है। इस सिचुएशन में आरसीबी, जीटी और पंजाब के पास चांस है कि वो अपने तीनों मुकाबले जीतें और बड़े मार्जिन से जीतें। तो बाकी की जो टीमें हैं, अगर मान लीजिए 14 पॉइंट्स पर बात बनती है तो ये टीमें अभी क्वालिफाई कर सकती हैं। इनको आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप एमआई की बात करें तो उनके पास 3 मुकाबले बचे हैं, अगर वो तीनों जीत लेते हैं, उनके 6 पॉइंट हैं, अगर वो तीनों ही जीत लेते हैं तब भी उनके फिर 12 ही पॉइंट होंगे। तो 12 तो ऑलरेडी काफी सारी टीमों के हैं, तो उनके चांस तो खत्म है। बट पंजाब, जीटी और अभी आरसीबी, खासकर आरसीबी फैंस बहुत परेशान है, वो बहुत ज्यादा समीकरण बना रहे हैं। तो अभी पूरे पूरे चांस है, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए पूरे चांसेस हैं, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल ही है कि जिस मार्जिन से ये लोग जीतना चाहते हैं वो मार्जिन से पहली बात तो जीते। ऐसी कोई स्ट्रांग टीम्स अभी तक नजर आ ही नहीं है थ्रू आउट दिस आईपीएल। अगर हम बात करें इन तीनों टीमों की, चाहे आप पंजाब किंग्स की बात करते हैं, गुजरात टाइटंस की बात करते हैं,
या बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो ऐसी कोई खास टीम्स नजर नहीं आई जो किसी दूसरी टीम को इतने बड़े मार्जिन से हरा दे। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज कंटिन्यूसली इस तरह का परफॉर्मेंस करना एज अ टीम ये काफी मुश्किल है, और अगर इतना ही आसान होता तो शायद ये टीम्स आज हम इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते, शायद इस जगह पे हम टॉप टीम्स की बात कर रहे होते और हम इनको कंटेंडर मान चुके होते ऑलरेडी प्लेऑफ्स का। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, और ये है भी एक्चुअली ऑन पेपर, अभी काफी संभावनाएं हैं इन तीनों टीमों की प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने की, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं या मैं समझ सकता हूं इस आईपीएल का जो सिनारियो चल रहा है, इसमें सीएसके, एलएसजी, जो दो टीमें हैं, देखिए तीन टीमें तो लगभग लगभग काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, और उनके साथ अगर अपन ऐसा मतलब सोच के चले कि वो अपना तीनों मैचेस हार जाए या तीन में से दो मैचेस हार जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। चाहे हम बात करें केकेआर की या राजस्थान रॉयल्स की, दे आर, आई थिंक दे आर ऑलरेडी इनटू द प्लेऑफ्स, तो वो तो पहुंच ही चुके हैं। इसके साथ तीसरी टीम मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद है, थ्रू आउट दिस आईपीएल काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके साथ हम ये चीजें कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी के इस परिप्रेक्ष्य में कि अगर ये तीनों मैचेस हार जाए या एक बड़े मार्जिन से हार जाए, तो तीन टीमें तो मुझे ऐसा लगभग लगता फिक्स है है ना अभी। इस तरीके का आईपीएल अभी चल रहा है, उसमें मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि एलएसजी उतनी बैलेंस नहीं दिख रही है। कल का जो मुकाबला वो हारे हैं, एक तरफा मुकाबला हारे। पहला तो उनका ओपनिंग स्लॉट बहुत बेकार है, मुझे केएल राहुल को सिलेक्ट नहीं किया गया, मुझे लग रहा है बहुत सही डिसीजन है। कल भी उनका स्ट्राइक रेट, आप ऐसे क्रिकेट नहीं खेल सकते टी20, आप ये सोच के खेलें कि मैं छोर संभाल के रखूंगा, लास्ट तक खेलूंगा, बाकी आके मारें। भाई आपको भी मारना पड़ेगा ना, टी20 मारिए मत, कम से कम आप 120 130 के स्ट्राइक रेट से तुरंत बनाएंगे ना, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो एलएसजी की मुझे सिचुएशन काफी खराब लग रही है। और दूसरा ये है ना कि एलएसजी में कोई ब्रांड अब तक नहीं निकल के आया। केएल राहुल रन बनाते हैं, स्टॉनिस रन बनाते हैं, बाकी की पूरी आप टीम देख लीजिए, हुडा देख लीजिए, बदूनी देख लीजिए, पूरा ने वो फ्लॉप लगातार हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 14 पर कोई टीम तो क्वालिफाई करेगी। एलएसजी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अगर आप आरसीबी के बचे हुए मुकाबले देखेंगे तो आरसीबी के 3 मैच हैं बचे हुए, एक उनको सीएसके से खेलना है, एक डीसी से खेलना है, एक पंजाब से खेलना है। तो मान लीजिए उन्होंने अपने तीनों मुकाबले जीते, तो ऑलरेडी इन तीनों टीमों के एक एक मैच चले जाएंगे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी के फैंस को निराश नहीं होना चाहिए, या पंजाब के फैंस को निराश नहीं होना चाहिए, या डीसी के फैंस। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेलिए, ये समीकरण ही ना लगाने पड़े कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, जैसे कि केकेआर और आरआर ने किया है। राजस्थान रॉयल्स है, सनराइजर्स है ना, सनराइज, चलिए वो तो अभी भी पीछे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि वो अपने मुकाबले जीतेंगे और वो पहुंच जाएंगे, बट वो किसी पर निर्भर नहीं है। केकेआर और आरआर ने क्या बढ़िया खेला है तो वो पहुंच गए हैं। आरसीबी की टीम अच्छी थी, बट नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहावत वहां पर सिद्ध हो जाती है कि आपके बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे आप बिल जैक्स की बात कर लीजिए, मैक्सवेल की बात कर लीजिए, फाफ की बात कर लीजिए, विराट की बात कर लीजिए, कैमरून ग्रीन आपके पास है उनकी बात कर लीजिए, सिराज की बात कर लीजिए, मतलब आपके पास दिनेश कार्तिक, बड़ी टीम है। लेकिन प्रदर्शन के नाम पे 2-3 ही खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं, बाकी सारे खिलाड़ी कल अभी लास्ट मैच आपने देखा जो ये जीते हैं, किसके अगेंस्ट जीते थे? जीटी के अगेंस्ट, शायद जीटी को हराया था। जीटी को हराया था। उस मुकाबले में देखो, आपने इतिहास में सबसे तेज बल्लेबाजी की पावर प्ले में, 92 रन बनाए आपने ऑलमोस्ट 6 ओवर में। उसके बाद में आप 135 पे आपके 6 विकेट हो जाते हैं। तो ये भी आरसीबी ही कर सकती है कुल मिला के। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, यही कारण है हेमंत, शायद वो आज जिस स्पॉट पर पहुंचे हैं, अभी लास्ट मैच से पहले शायद वो 10वें स्पॉट पर थे, इसके बाद अभी उस दिन गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट जो मैच जीते तो 7वें स्पॉट पर आए हैं। तो शायद यही एक कारण है कि वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप विराट कोहली या फफ डुप्लेसिस की बात करें, छोड़ दें, देखिए विराट कोहली ऑरेंज कैप होल्डर हैं, 542 रन हो गए कल उनके परसों 11 इनिंग्स में, तो वो लीड कर रहे हैं पूरे आईपीएल में टॉप स्कोर में। साथ ही साथ अगर उनकी टीम से कोई दूसरा बल्लेबाज ऐसा देखा जाए जो लगातार अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, विराट कोहली के थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, तो शायद वो कप्तान फफ डुप्लेसिस ही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाटीदार टुकड़े में कभी एक दो 50s उन्होंने मारी, और वहीं मैक्सवेल की बात करें तो 6 इनिंग्स में 32 रन का वो रिकॉर्ड चल रहा था। परसों बल्लेबाजी करने आए, 7वीं इनिंग्स खेलते हैं, एक चौका मारते हैं और आउट हो जाते हैं। तो पूरी टीम जो मिडिल ऑर्डर है ना उनकी टीम का, वो लगभग लगभग ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला मिडिल ऑर्डर है। अब बात कर रहे थे आप, पावर प्ले में उनका 92 फॉर 0 स्कोर था, और 92 पर उनका पहला विकेट गिरा फफ डुप्लेसिस के रूप में, और इसके बाद धीरे धीरे 117 पर छठा विकेट गिर गया। तो आप समझिए कि मात्र 20 रन के अंदर, 25 रन के अंदर आपके 6 विकेट गिर जाते हैं। अगर उस दिन गुजरात टाइटंस के पास 20 या 30 रन भी ज्यादा होते तो शायद गुजरात टाइटंस वहां से भी ये मैच निकाल सकती थी।
तो ये चीजें हैं जिसके कारण रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है काफी पीछे है शायद इस टूर्नामेंट में। तो ये बट इसी वजह से शायद है ना, जो वो क्वालिफाइंग की रेस है हम उसमें अप्रोच नहीं कर रहे कि बैंगलोर शायद वहां तक पहुंच सकती है लेकिन मेरे हाँ हिसाब से। ठीक तो है, लेकिन वहीं जैसे मैंने आपको एलएसजी के बारे में बताया कि एलएसजी का मिडिल ऑर्डर बिल्कुल खराब है, ओपनिंग उनको अच्छी मिल रही है, फिनिशर बीच में कभी कभी इनिंग्स आ जाती है, वो अलग इशू है। ऐसे देखिए ही आपने लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स में ना जब तक वो होम ग्राउंड्स पर खेलते हैं, जैसे कल एक रिकॉर्ड बनाया केकेआर ने, पहली बार कोई टीम ऐसी बनी जिसने 200 रन का आंकड़ा टच किया। इसके पहले आईएस 199 था, इसी आईपीएल में बना था। तो अब तक जैसे 2-3 साल से आईपीएल मैचेस हो रहे हैं लखनऊ में इकाना स्टेडियम पे, आज तक 200 रन कोई टीम नहीं बना पाई। कल केकेआर ने कारनामा करके दिखाया। तो लखनऊ का होम ग्राउंड जो है वो लो स्कोरिंग एक ग्राउंड रहता है, उनकी होम कंडीशंस अच्छी हैं, एक रन बॉल वाला सिचुएशन रहता है, 180 190 का टारगेट रहता है, तो आसानी से लखनऊ उन चीजों को हैंडल कर लेती थी। लेकिन जैसे स्टोइनिस की बात करते हैं या निकोलस पूरन की बात करते हैं, इन इस तरह के जो हिटर बैट्समैन हैं, ये अगर नहीं चलते हैं तो वहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत फंसती हुई नजर आती है। क्योंकि ओपनिंग करने आ रहे, चाहे हम क्विंटन डिकॉक की बात करें या कल उनके कुलकर्णी ओपनिंग करने आए, क्विंटन डिकॉक को कल बाहर कर दिया था। टॉस पर उन्होंने बोला कि डिकॉक फिट है, लेकिन फिर भी उनको खिलाया नहीं गया। वहीं कप्तान केएल राहुल का खुद का भी स्ट्राइक रेट काफी कम है। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें, वो 35 बॉल पे 50 रन बनाने वाला स्ट्राइक रेट, उससे काम चलना नहीं है। तो शायद ये उनके टॉप 4 में ना पहुंचने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मार्कस स्टोइनिस ने आपको चेन्नई में एक मैच जिताया जिसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई। इसके पहले भी मार्कस स्टोइनिस ने एक अच्छा हाफ सेंचुरी मारी थी। तो सिर्फ मार्कस स्टोइनिस ही आपके स्ट्राइक रेट को या आपकी टीम को 200 रन तक नहीं पहुंचाएंगे। ओवरऑल हर किसी को टीम कर क्या रही है, मार्कस स्टोइनिस के इर्द गिर्द घूम रही है। वो तेज खेलेंगे तो टीम 200 प्लस हो जाएगी, अगर वो नहीं तेज खेलेंगे तो टीम 170 या 180 तक सिमट के रह जाएगी। उसमें चाहे केएल राहुल की एक 50 भी इंक्लूड कर ले तब भी। इसके अलावा चाहे हम बात करते हैं निकी पी की, निकोलस पूरन की या आयुष बडोनी की, तो ये लोग भी लगभग 15-20 इस तरह का स्कोर कर रहे हैं। वहीं दीपक हुड्डा लगातार फेल हो रहे हैं। बल्लेबाजी में कृणाल पांड्या की बात करें तो शायद एक मैच में वो थोड़ा ठीक खेले थे, 20-30 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद पांड्या भी फेल हो गए। तो इस वजह से शायद है ना, हो सकता है बिश्नोई का भी लखनऊ उतना भी अच्छा नहीं आ क्वालिफाई रहा है नहीं करे। आईपीएल में ना, विकेट भी नहीं आ रहा है, बिश्नोई से भी विकेट नहीं आ रहा है। मतलब बिश्नोई मिडिल ओवर में बढ़िया गेंदबाजी करते थे, अब उनके उतने विकेट भी निकल के नहीं आ रहे, तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। गेंदबाजी भी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। तो ये नहीं, ये दोनों फैक्टर है। गेंदबाजी में भी कोई खास ऐसा उनके अभी बिश्नोई अच्छा नहीं कर रहे, तभी उन्होंने बीच में अमित मिश्रा को 2 मैचेस खिलाए, उनको ट्राई किया, उनसे भी उतने प्रॉपर रिजल्ट आए नहीं। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो उसमें मोहसिन खान बीच में आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के काफी सारी चीजें हो रही हैं। युद्धवीर सिंह बैठे थे कल, मोहसिन खान की इंजरी होने की वजह से युद्धवीर सिंह आए। मोहसिन ने 2 में 26 दिए थे, उन्होंने 2 में 28 दिए थे और उन्होंने शायद 2 में 24 दिए। तो कोई ऑप्शन नहीं है आई थिंक एलएसजी के पास। और वहीं जैसे आपने बात करी चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की भी अगर हम बैटिंग ऑर्डर को देखें तो जैसे उनके ओपनर जो, जैसे इससे पहले आप रचिन रविंद्र को देख रहे थे ओपनिंग करते हुए रहाणे के साथ, तो हाँ, रचिन रविंद्र ये मैं लगातार आपको आपसे पूछना भी चाहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा प्लेयर वो रहाणे पर क्यों इन्वेस्ट हो रहा है, मुझे समझ से बाहर है। मतलब रचिन रविंद्र, उसकी इनिंग्स भी आई थी शुरुआती मुकाबलों में एक दो, ठीक है नहीं रन आए कोई बात नहीं, बट वो यूथ है, वो बॉल भी आपको करके दे सकता है, आप उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उससे ओपन क्यों नहीं कराते, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनेगा और वो रन करेगा, मुझे पता है वो अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, पहला उसका आईपीएल सीजन है, आप रहाणे से क्या उम्मीद कर रहे हो? आई थिंक लगातार बैक करना चाहते हैं रहाणे को एज ए, मतलब कि काफी एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आते हैं टीम में, लेकिन वो चीज इनके लिए ही बैक फायर कर रही है और लगातार रहाणे फ्लॉप हो रहे हैं। इससे पहले रचिन रविंद्र की बात करें, शायद 1 या 2 इनिंग में जब स्टार्ट हुआ आईपीएल वो शुरू तब में उन्होंने अच्छी आई थोड़ी थी। अच्छी इनिंग्स खेली, इसके बाद वो लगातार वही फ्लॉप हुए और टीम से उनको बाहर कर दिया गया। तब रहाणे अच्छा खेल रहे थे, जब रचिन रविंद्र खराब खेल रहे थे तब एक इनिंग आई है, एक या दो इनिंग मुश्किल रहाणे से आई ठीक है। इनिंग खेलते थे तब। लेकिन उसके बाद से जब से रहाणे के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई, तब से रहाणे भी फ्लॉप होना शुरू हो गए। तो उनके साथ भी काफी परेशानियां हैं और अगर ये परेशानियां, जैसे लास्ट 3 मैचेस उनके बचे हैं, मिनिमम उनको 2 मैचेस तो जीतने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। अगर ये शिवम 2 दुबे मैचेस डक वो पे जा नहीं रहे हैं। जीतते चेन्नई सुपर किंग्स को, तो अगर वो नहीं जीतेंगे 2 मैचेस तो उनके लिए भी काफी मुश्किल राह होने इसीलिए वाली तो है। मैं और बोल रहा साथ हूँ कि में उनके 3 देखिए, मुकाबले हैं, 3 मुकाबले उनके बचे हुए हैं, 3 मुकाबलों में अगर मान लीजिए वो एक ही जीत पाए, 2 हार गए, तो फिर 14 पर पॉइंट्स टेबल आ जाएगी और 14 पे जब आएगी तो फिर बैक वाली टीमों के लिए ऑप्शन खुल जाएंगे, बिल्कुल देखिए, आरसीबी। इसमें अगर गुजरात वो आपका पंजाब किंग्स या अगर आरसीबी अच्छा परफॉर्म करती है और लगातार अपने मैचेस जीतती हैं, इन अपकमिंग जो उनके मैचेस हैं, 3-3 उनके मैचेस बचे और तीनों के तीनों मैचेस अगर वो जीतती हैं
और इधर चेन्नई सुपर किंग्स या लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार जैसा उनका जो परेशानियां उनके साथ चल रही हैं, चाहे वो टीम के मतलब कॉम्बिनेशन की बात करें या टीम के बैलेंस की बात करें, अगर इन परेशानियों से पार नहीं पाएंगी एलएसजी और सीएसके, तो हो सकता है जिस जगह पे आज हम सीएसके और एलएसजी को जो उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, सेम उसी सिनेरियो में आरसीबी और पंजाब किंग्स भी आ जाएंगी और शायद एलएसजी और सीएसके बाहर हो सकती है। मैं ये बात अर्पित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ना आईपीएल लगभग अपने समापन की तरफ है और विकेट बहुत स्लो हो गए हैं। जैसे आप एसआरएच की बात कर रहे हैं, अब एसआरएच के वो रन नहीं आएंगे 287, 277, 250, हाँ 250 प्लस वो रन बंद हो गए हैं। और उनके जो बल्लेबाज, उनका जो पूरा बल्लेबाजी क्रम देखेंगे ना, वो उसी तरीके के बल्लेबाज हैं, विकेट चाहे जैसा हो वो उसी रिदम में खेलते हैं, बॉल फंस के आ रहा हो, बॉल टर्न हो रहा हो, वो रिदम में उसी में खेलेंगे। तो मुझे बहुत हद तक चांस ऐसा लग रहा है कि अब एसआरएच के लिए भी मुश्किल है। दूसरा, हर टीम को पता चल गया है कि इनको पहले बल्लेबाजी मत कराओ, पहले बल्लेबाजी कर लो, इनको चेस करने के लिए दे दो, ये वैसे ही मैच हार जाते हैं। तो उनका एक वो नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, विकेट स्लो हो गए हैं और उनके पास सारे जो बल्लेबाज है वो रुकने वाले बल्लेबाज नहीं है। तो मुझे वहां से उनका भी खतरा नजर आता है कि भले ही उनके पास अभी 4 मुकाबले हैं, उन्होंने 10 मुकाबले ही खेले हैं, उनके पास 4 हैं, 4 में से वो आराम से अगर 3 जीतते हैं तो पहुंच जाएंगे, और अगर चारों जीत लेते तो मतलब बढ़िया है। लेकिन उनके लिए भी अभी उतनी राहें आसान नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चांस आरसीबी, पंजाब और जीटी के पास भी है। देखिए, आप जैसे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद भी चेज करते हुए जिन मैचेस में उन्होंने चेज किया तो काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आई वो टीम, क्योंकि जब आपके पास इवन 180 या 200 का भी अगर टारगेट रहता है और अगर जल्दी से ओपनर्स आउट हो जाते हैं तो शायद उस दिन तो अभी लास्ट जो उनका मैच हुआ है, किसके साथ हुआ था मैं भूल रहा हूँ, 1 रन से वो मुकाबला जीते थे, वो चेस भी करवा रहे हैं, मतलब गेंदबाजी भी उतनी उतनी राजस्थान रॉयल्स के साथ था। हाँ, अगर पैट कमिंस को आप निकाल दो तो आप मैच भी हार जाओगे चेस करते हुए। देखिए, अगर ओवरऑल बात करें तो टीम काफी सही खेल रही है, कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है। और देखिए, जिस तरह टुकड़े टुकड़े में हर टीम, जैसे हम स्पेशली 2 या 3 टीमों की बात करते हैं, राजस्थान रॉयल्स की बात कर सकते हैं, इसमें सनराइजर्स हैदराबाद को ऐड कर सकते हैं और केकेआर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तीनों टीमों के जो हर प्लेयर है ना, लगभग हर प्लेयर, चाहे हम स्टार्टिंग से ओपनिंग से बात करते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर की बात करें या लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो हर कोई अपना जो है ना एक परफॉर्मेंस ऐड कर रहा है टीम में। चाहे केकेआर की तरफ से देखिए, उनके ओपनर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 3rd पोजीशन पर कल सुनील नारायण पहुंच गए, 5th पोजीशन पर पहुंच गए फिलिप सॉल्ट, जो ऑरेंज कैप की लिस्ट है। और उसमें साथ साथ देखें तो वेंकटेश अय्यर या श्रेयस अय्यर भी लास्ट में एक छोटा सा कैमियो खेल देते हैं। 1-2 जगह दिक्कत है, रिंकू सिंह के साथ एक दिक्कत आ रही है, और बीच में जैसे अंक्रिस रघुवंशी अभी नए हैं तो थोड़ा उनको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन पूरी टीम लगभग ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी के साथ अगर सनराइजर्स की बात करें, देखिए केकेआर के साथ अच्छी बात क्या है, केकेआर के पास अगर आप उनके ओपनर्स देखें, फायरब्रांड, मिडिल ऑर्डर उनका देखें, वो भी एकदम सेटेड है। मान लो रन नहीं आ रहे हैं, हालांकि वेंकटेश अय्यर से रन आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी रन कर रहे हैं, रिंकू एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास रसल भी हैं, फिनिशर भी है उनके पास अच्छे, ओपनर भी अच्छे मिलते हैं, 2 स्पिनर बहुत बेहतरीन है उनके पास, वरुण चक्रवर्ती हो गए, 16 विकेट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे हो गए, और उनके पास पेसर्स का डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा हो गया है। पेसर्स भी उनके पास, यही कारण है कि इस बार जो अभी तक की इस आईपीएल में, अभी तक जैसे आप बोल रहे हैं समापन की ओर आईपीएल चल रहा है, तो अगर आज हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि कौन सी टीम आईपीएल जीत रही है इस आईपीएल को अभी तक, तो मेरे हिसाब से वो टीम केकेआर है, जो एक कंप्लीट एज अ मतलब टीम खेल रही है। चाहे हम उनके बॉलर्स की बात करें, देखिए सुनील नारायण को और वरुण चक्रवर्ती को जो 8 ओवर वो आते हैं उनको मारना बहुत मुश्किल है, आई थिंक। ठीक है, कोई भी टीम हो, कल उन्होंने 236 बनाए, कितनी आसानी से उन्होंने एलएसजी के ऊपर मतलब परफॉर्म किया, अच्छा खेले, अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन वहीं उनके गेंदबाज जब आते तो 4 ओवर में मात्र 22 रन दिए आपके सुनील नारायण ने, 1 विकेट लिया। 3 ओवर में 30 रन दिए वरुण चक्रवर्ती ने, 3 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। तो वो लोग है ना हर मैच में 3-4 विकेट निकाल रहे हैं, फिर वो अपने 8 ओवर के कोटे में 50 से 60 रन दे रहे हैं। आपको क्या होता है, 12 ओवर में बचे हुए आपको 150 रन बनाने पड़ेंगे, तो वो काफी मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। साथ ही साथ आपने एक चीज देखी हो तो अंडर रसल इस बार काफी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं आईपीएल में। इससे पहले वो बीच में कई बार गेंदबाजी नहीं करते नजर आए, लेकिन इस बार उन्होंने गेंदबाजी की और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। कल की अगर हम देखें तो स्टॉइनिस का विकेट लिया और पूरन का विकेट लिया, और वही दोनों विकेट हो सकते थे जो आपका गेम चेंज कर सकते थे इनके एलएसजी के फेवर में। लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार परफॉर्म कर रहा है उनकी। साथ में अगर लोकल बॉयज की बात करें तो हर्षित राणा हो गया, काफी अच्छी गेंदबाजी करता है। मिचेल स्टार्क देखिए एक अच्छा कमबैक किया उन्होंने 4 विकेट के साथ, जो उन्होंने मुंबई के साथ मैच खेला। तो धीरे धीरे वो टीम है ना कंप्लीट एज अ टीम खेल रही है, और वही इसीलिए वो कंटेंडर नजर आ रहा है इस आईपीएल के। चलिए तो ठीक है। जी जी, सीएसके के साथ या एलएसजी के साथ यही चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही हैं। उनकी टीम
कॉम्बिनेट नहीं सीएसके कर की पा रही बॉलिंग पूरी तो तरह बहुत से। खराब हो गई है जब से और तिराना नहीं है उनके पास। पथिराना चले गए, मुस्ताफिजुर चले गए। मुस्फिर चले गए तो उनकी जो गेंदबाजी है वो काफी अब वीक नजर आ रही है। तुषार देशपांडे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तुषार से काम नहीं चलेगा। आपके पास अच्छा महेश तीक्षणा आपके पास नहीं है, जो अच्छा स्पिनर आपको ऑप्शन देते थे, वो आपके पास नहीं है। स्पिनर्स आपके पास नहीं है, पेसर्स आपके पास बिल्कुल न्यू कमर्स हैं। तो उस सिचुएशन के साथ थोड़ा सीएसके के लिए भी प्रॉब्लम है। देखिए रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटनर, दो स्पिनर रह गए अब उनके पास। हाँ, और अगर पेसर्स की बात करें तो राहुल वो वो आपके फर्स्ट चॉइस दीपक, नहीं थे। सेंटनर इतने दिन से कहाँ ही खेले थे, वो बैठे हुए थे। अब उनको लेके आए, नो डाउट उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है। अच्छी गेंदबाजी की कल के मैच में। हाँ, अभी दीपक चाहर है, तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर है, इन तीनों दीपक के भी इर्द इंजर्ड गिर्द है। हाँ, पेस में घूमेगा। तो दीपक चाहर बाहर है, तो शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे के इर्द गिर्द पेस गेंदबाजी रहेगी। और रविंद्र जडेजा और अब सेंटनर शायद खेलेंगे, अब ठीक सेंटर है। कहाँ आप खेलेंगे? और अब विकेट भी सेंटनर स्लो खेलेंगे हुए हैं, तो तो अब इन दोनों सेंटर के को मौका। चारों तरफ है ना वो स्पिन गेंदबाजी घूमेगी। तो इसके अलावा देखिए अगर बात करें बल्लेबाजी क्रम की, तो बल्लेबाजी क्रम भी कुछ खास अच्छा कमाल कर नहीं रहा वो है। चेंज हो करना सकता पड़ेगा, है रहाणे को ये आपको बिठाना उनको पड़ेगा। बाहर करने का या बाहर होने का बहुत बड़ा कारण बन सकता क्योंकि है। शिवम दुबे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रहाणे की बल्लेबाजी का प्रेशर आता है गायकवाड़ पर, और गायकवाड़ का भी विकेट चला जाता है। क्योंकि ये बड़ा कारण है। मुझे टी20 में ये समझ नहीं आता है कि आपको एंकर का रोल निभाना है। कोई एंकर का रोल नहीं होता टी20 में। 120 गेंदें हैं यार, 120 गेंदों में आप एंकर का रोल क्या निभाओगे? आप मारो जाके ना। आप अगर 10 गेंद में 40 रन करोगे बेहतर है, आप 40 में 40 करोगे टीम हार जाएगी, कोई फायदा नहीं है उसका। देखिए लगातार आप देखिए मात्र 14 मैचेस आपके पास लीग में रहते हैं, और उसमें से हम्म, अगर आप 5 या 7 मैचेस में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो आई थिंक आपकी टीम में जगह तो नहीं बनती। यू डोंट डिजर्व अ प्लेस इन योर टीम। लेकिन हम्म, अगर धोनी या जो सीएसके का जो मैनेजमेंट है वो रहाणे को बैक कर रहा है, तो हो सकता है वो चाहते हो कि रहाणे ही उनके लिए ओपन करें। इसके अलावा रहाणे की परफॉर्मेंस के बेस पे तो कोई ऐसा कह नहीं सकते कि रहाणे बहुत अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं या इन्हीं के थ्रू हम ओपनिंग करवा सकते हैं। इससे बढ़िया तो हम्म, ऋतुराज गायकवाड़ को खुद ओपनिंग पे आना चाहिए। चाहे उन्होंने जैसे रहाणे के लिए स्टेप डाउन किया अपना और 3 नंबर पर बल्लेबाजी करनी शुरू की। वहीं देखिए मिडिल ऑर्डर की बात करें तो चेन्नई का मिडिल ऑर्डर भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है। डेरिल मिचेल की बात करें, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं शिवम दुबे देखिए जब से वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है लगातार 2 डक बना दिए उन्होंने। मतलब हम्म, हम दूसरे पांड्या की बात करें या रोहित शर्मा की, सूर्य कुमार यादव की, सबको सब ट्रोल हो रहे हैं उस चीज में, और शिवम दुबे भी इसी लिस्ट में शामिल हो गए। आते हैं हम्म, पहली गेंद पर ही 2 बार शून्य पर आउट होकर चले गए। तो हम्म, जब तक आपकी टीम पूरे ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी, आई थिंक यू डोंट डिजर्व अ प्ले ऑफ टीम। तो आपको प्ले ऑफ में जगह नहीं मिल पाएगी। और शायद यही कारण होगा कि चेन्नई या हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, दोनों टीमें बाहर हो जाएंगी आने वाले चलिए, वीक में। और ठीक है। अगर इसी के जगह अगर आरसीबी या पंजाब किंग्स अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और अपने सारे मैचेस जीतते हैं विद अ तो गुड मार्जिन एज वेल, तो क्या वो परफॉर्म करके आ सकते हैं आई थिंक प्लेऑफ्स की रेस ठीक है। में। तो सीएसके सॉरी आरसीबी के जो फैंस हैं, पंजाब के जो फैंस हैं, जो डीसी के फैंस हैं, या फिर जो जीटी के फैंस हैं, उन सभी को बता दूं कि अभी मौका है सीएसके। बिल्कुल, अभी और अभी इनको अभी निराश डिपेंड। होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हाँ, सीएसके और पंजाब किंग वो सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स ऐसा खेलेंगी, तब तक बैंगलोर के चांसेस बने रहेंगे, या राइट। तो गुजरात अभी टाइटंस के या पंजाब किंग्स के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही मुझे साथ लगता है कि पंजाब किंग्स को या बैंगलोर को अपना गेम भी इंप्रूव करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना और होगा। ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म करके फिर वो आ सकते हैं। कोई अभी देखिए, जो दरवाजे बंद नहीं माइनस हुए में पूरी तरह से। पहले तो मार्जिन बड़े होने चाहिए, क्योंकि जो माइनस में नेट रन रेट है वो प्लस में जी आना चाहिए। तीनों बिल्कुल। मुकाबले आप जीतें अपने, और दुआ करें कि सीएसके और एलएसजी, और चाहे वो एसआरएच हो, इन टीमों का प्रदर्शन जो है थोड़ा सा नीचे जाए। इनके 3-3 मुकाबले एलएसजी और सीएसके के बच्चे हैं, उनमें से वो एक एक जीते हैं या एक भी ना जीते, तब तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद अगर एसआरएच की भी अगर आप बात करें, तो वहां पे भी वो अगर लड़खड़ाए, 1-2 मुकाबले ही उन्होंने जीते, तो फिर चांस बाकी की टीमों के लिए बन सकते हैं। तो पंजाब, आरसीबी और अभी जो है जीटी के गुजरात टाइट चांस, गुजरात टाइटंस के चांस हैं। देखिए, एमआई बाहर है। एमआई तो लगभग बाहर है। नेट रन रेट की अगर हम बात करें ना इस आईपीएल में, तो अभी जिस तरह का मतलब आईपीएल का जो पॉइंट्स टेबल जो चल रही है, रोज बदल रही है, तो हो सकता है जब सारी टीम्स के 14-14 मैचेस पूरे हों, तो शायद चौथी पांचवी और छठे नंबर हाँ, की जो टीम्स हैं, हो नेट सकता रन है रेट तीनों पे। के पॉइंट सेम हो सकता है राइट, तीनों के राइट। 14-14 पॉइंट्स हों। तो हाँ, उस जगह पे आपके नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसीलिए जो आने वाली, जब सपोज आप बैंगलोर की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, या जो अभी जो कंटेंट है, चाहे सीएसके हो या एलएसजी हाँ, हो, इनको हाँ, भी नेट रन रेट का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये राइट। मैचेस हारे भी तो उस बड़े मार्जिन से ना हारें, ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि बैंगलोर जो आज 7वें पोजीशन पे है वो चौथे पे पहुंच जाए, और सीएसके जो आज तीसरे पोजीशन पे है वो छठे या 7वें पर खिसक के चली जाए। तो नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत प्ले जरूरी। करने वाला है। और शायद ऐसा होगा कि जब सारी टीम्स के 14-14 मैचेस कंप्लीट होंगे और हम पॉइंट टेबल पर नजर डालेंगे,
तो देखेंगे कि चौथी, पांचवी, छठी टीम के पॉइंट्स 14 ही होंगे, लेकिन जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा शायद वो टीम चौथे नंबर पे पहुंचेगी और वो क्वालिफाई करके आगे प्लेऑफ्स की रेस में जाएगी, और बाकी जिन दो टीमों का नेट रन रेट कम रहा वो बेचारी बाहर हो जाएंगी। तो इसलिए गुजरात के लिए या आप पंजाब की बात करते हैं या बैंगलोर की बात करते हैं, इनके लिए जीतना प्लस बड़े मार्जिन से जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उस दिन एक गलती कर रहे थे बैंगलोर वाले कि बड़े मार्जिन से जीतने के चक्कर में 92 तक तो इन्होंने पावर प्ले में अच्छा मारा, लेकिन जब ये सोचा कि अब आसान है 50 प्लस कुछ 55 के आसपास रन चाहिए थे शायद, और ये सोचे कि 55 रन बहुत जल्दी से बना लेते हैं, उसी चक्कर में इनके 6 विकेट गिर गए। तो ऐसे सिचुएशन से बहुत बचना भी पड़ेगा अगर हम, क्योंकि होता है जब हम ऐसा रिस्क लेने जाते हैं तो रिस्क के साथ कई बार रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है, तो इसलिए नेट रन रेट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आई थिंक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आरसीबी के फैंस, पंजाब के फैंस, जीटी के फैंस अभी उम्मीदें ना हारें, आशाएं ना तोड़ें, अभी वो पहुंच सकते हैं, प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। थैंक यू अर्पित समय देने के लिए। वेलकम वेलकम वेलकम।